स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर के क्लासेस में F1 को कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, पिछले 3 क्लासेस में F1 के पहले यूनिट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। और आज के इस क्लास में हम लोग बढ़ेंगे F1 के दूसरी इकाई में। और दूसरी इकाई में आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने टॉपिक पढ़ने हैं। तो दूसरी इकाई की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे आपका दूसरी इकाई विद्यालय और समाजीकरण है। ठीक है, विद्यालय और समाजीकरण ये आपका दूसरा इकाई है। और इस इकाई के अंतर्गत 3 टॉपिक पढ़ने हैं। और पहला टॉपिक है शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ। शिक्षा, विद्यालय और समाज आपस में किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा टॉपिक हमारा है विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया। विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया को पूरे विस्तार से पढ़ना है। इसके जो विभिन्न कारक हैं उनकी भूमिका क्या होती है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा है शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक आधार। तो इन 3 टॉपिक्स में पहला टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेंगे कि इस इकाई से, दूसरी इकाई से, F1 के इकाई 2 से, यूनिट 2 से कितने सवाल पिछले साल पूछे गए, पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पहला देखिए, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है, वर्णन करें। 2022 में लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालें। विद्यालय क्यों आवश्यक है और विद्यालय का क्या महत्व है। काफ़ी आसान सा सवाल है। क्या विद्यालय भी बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्पष्ट करें। ये आपका 2021 में पूछा गया सवाल है। विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव है, कैसे। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत के ऊपर आधारित यह प्रश्न है और ये भी 2021 में पूछा गया है। विद्यालय के सामाजिक आधार का वर्णन करें। ये भी 2021 का सवाल है। विद्यालयों में समाजीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की प्रक्रिया में शिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट करें। ये 2020 का सवाल है। विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव है, कैसे। ये भी देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन है। ये 2021 में पूछा गया था, ये 2020 में पूछा गया। तो काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो रिपीट होते रहते हैं। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है, वर्णन करें। ये 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया है। विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव है, कैसे। ये प्रश्न भी रिपीटेड है, 2019 में भी पूछा गया। और यहाँ पे देखिए 2021 में भी पूछा गया। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न जो है वो रिपीट होते रहते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन बैंक को ही क्लियर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी तैयारी हो जाएगी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको समझने के लिए आपको क्लास देखना ज़रूरी है। पूरे क्लास को वॉच कीजिएगा और एक एक पॉइंट को नोट करते चलेंगे। तो आइए बढ़ेंगे, शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। आज का क्लास का सबसे पहला टॉपिक हमारा है शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ। तो अंतर संबंधों को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम क्रिएट किया है। इन 2 डायग्राम के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि समाज, विद्यालय और शिक्षा एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो ये वेन आरेख हैं और वेन आरेख में एक जो सबसे बड़ा सर्कल बनाया गया, सबसे बड़ा वृत्त बनाया गया, ये हमारा समाज है। ठीक है, हम सभी समाज के अंदर ही आते हैं और जो भी हमारा सिस्टम है, जो कुछ भी है, वो सब समाज का ही एक अंग है। तो इस समाज का ही एक अंग है हमारा विद्यालय। जो भी विद्यालय की स्थापना हम लोगों ने की है वो समाज के निर्माण में वो सहायक हैं और समाज के द्वारा ही किए गए हैं। ठीक है, समाज के द्वारा ही विद्यालय की स्थापना की गई है और समाज के महत्वपूर्ण घटक ही विद्यालय को संचालित करते हैं। और विद्यालय के अंदर शिक्षा प्रदान की जाती है, तो विद्यालय के अंदर शिक्षा आ जाती है। ठीक है, और इधर देखिए दूसरा डायग्राम है और इस दूसरे डायग्राम में आप यहाँ देखेंगे कि चीज़ें एक दूसरे से विपरीत हो गई हैं। शिक्षा का सर्कल यहाँ पे बड़ा हो गया है। ठीक है, शिक्षा का सर्कल यहाँ पे बड़ा हो गया है। मतलब जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति हमारी होगी,
हम लोग अपने समाज में जिस प्रकार से शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, शिक्षा का उन्नयन जिस प्रकार से होगा, ठीक है, तो विद्यालय की रूपरेखा उसी के अनुसार से बनती जाएगी और उसी प्रकार से हमारा समाज भी बनेगा। तो एक तरह से कहने का ये मतलब है कि शिक्षा समाज के निर्माण का एक माध्यम है। शिक्षा ही हमारे समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है और वह समाज उतना ज़्यादा विकसित होगा जो जितना ज़्यादा शिक्षित है। जहाँ शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार है, वह देश या वह समाज, वह राज्य बहुत ज़्यादा विकसित होगा। वहाँ के लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, जुड़े हुए रहेंगे और उनमें अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति सम्मान की भावना होगी। निश्चित रूप से शिक्षा में ये सारे मूल्य अंतर्निहित हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा, विद्यालय और समाज आपस में एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध रखते हैं। अन्योन्याश्रय का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित। अगर कोई भी कड़ी इसमें कमज़ोर होगी तो निश्चित रूप से वह बाकी के कड़ियों को प्रभावित करेंगी। अगर हमारा समाज ही कमज़ोर हो जाए तो फिर हमारा विद्यालय का सिस्टम और हमारी शिक्षा प्रणाली बिल्कुल चरमरा जाएगी, और अगर हमारा विद्यालय कमज़ोर हो जाए तो हमारी शिक्षा प्रणाली चरमरा जाएगी, जिससे हमारे समाज के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाए तो हमारा समाज बिल्कुल उस स्तर को नहीं प्राप्त कर पाएगा जिस स्तर को उसे प्राप्त कर लेना चाहिए था। तो ये अन्योन्याश्रय रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो संक्षेप में आप इसको लिख सकते हैं कि शिक्षा, विद्यालय और समाज एक दूसरे से अन्योन्याश्रय रूप से संबंधित होते हैं। ये तीनों ही एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि प्रत्येक कड़ी का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ता है। अगर इनमें से एक भी कड़ी कमज़ोर पड़ जाती है तो बाकी के अन्य कड़ियों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जिस प्रकार का हमारा समाज है, हम उसी प्रकार से अपने विद्यालय का निर्माण करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी शिक्षा व्यवस्था होती है। ठीक है, जैसे कि हम अपने देश को लें तो हमारे देश में जो विविधता है, तो हमारे शिक्षा का जो पाठ्यक्रम आता है, जो हमारी पाठचर्या बनती है, उस विविधता को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। और साथ ही उसमें कुछ भौगोलिक, कुछ राजनीतिक परिवेश का भी प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से प्रत्येक राज्य का अपना विषय, अपना करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। जैसे कि हमारे बिहार का BCF है, यानी कि बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क है। वो NCF की कॉपी है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत सुधार है या कह लें कि मॉडिफिकेशन है। वो अकॉर्डिंग टू अपने राज्य के भौगोलिक एवं राजनीतिक ऐतिहासिक परिदृश्यों को लेकर के उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षा में जो नीतियाँ बनती हैं, जो पाठचर्या की रूपरेखा तैयार की जाती हैं, वो निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार से शिक्षा प्रणाली विद्यालय में लागू की जाएंगी और उसका प्रभाव समाज के ऊपर किस रूप में पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी बातों को हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कशन किया हुआ है। आइए अब इसमें आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देख लेते हैं। समाज अपने सांस्कृतिक प्रवाह को बनाए रखने के लिए भावी नागरिकों को सांस्कृतिक तत्वों से अवगत कराता है। ठीक है, हमारा जो समाज है वो अपने सांस्कृतिक प्रवाह को बनाए रखने के लिए, यानी कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो आने वाली पीढ़ियों तक निरंतर चलती रहे, वह प्रवाह बना रहे। ठीक है, तो उसके लिए भावी नागरिकों को, भावी मतलब जो भविष्य के नागरिक हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आने वाले कल के नागरिक बनेंगे, उनको सांस्कृतिक तत्वों से अवगत कराता है। हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारा जो विश्वास है, हमारा जो धर्म संप्रदाय है, इन सभी को, सामाजिक विविधता को भी हम हस्तगत करते जाते हैं। समाज अपनी संस्कृति विशेष के अनुसार जीवन यापन हेतु आवश्यक कौशलों, ज्ञान, अभिवृत्तियों आदि के विकास को सुनिश्चित करता है। ठीक है, हमारा जो समाज है वो हमारे भावी नागरिकों को बहुत सारी चीज़ें विरासत में देता है। तो यहाँ पे जो जीवन यापन के लिए आवश्यक कौशल हैं, बहुत सारे ऐसे कौशल हैं जिनके आधार पे हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो अभिवृत्तियाँ हैं, इनके विकास को सुनिश्चित करता है, जिसे हम संस्कृतिकरण या समाजीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे समाजीकरण की परिभाषा भी आप समझ सकते हैं। ठीक है,
और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विद्यालय की स्थापना की जाती है। आगे हम इसके दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे कि विद्यालय क्या है। ठीक है, वहाँ हम लोग समझेंगे विद्यालय क्या है, विद्यालय की स्थापना क्यों की गई है। तो वहाँ हम जानेंगे कि विद्यालय एक समाज की एक ऐसी संस्था है जहाँ पे औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, और शिक्षा के अलग अलग प्रकार हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। ये 3 प्रकार मुख्य प्रकार हैं जिसे यूनेस्को के द्वारा डिफाइन किया गया है। ठीक है, 1984 में यूनेस्को ने शिक्षा के 3 प्रकारों को डिफाइन किया था। तो शिक्षा के प्राप्ति के उद्देश्य हेतु, साथ ही हमारा संस्कृतिकरण हो, समाजीकरण हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो विद्यालय की स्थापना, विद्यालय संगठन का स्वरूप, पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन, शिक्षण विधियाँ, शिक्षकों का चयन आदि सभी शिक्षा के तत्वों का स्वरूप समाज विशेष के सांस्कृतिक तत्वों पर निर्भर करता है। विद्यालय में समाजीकरण अंतःक्रिया को सफलीभूत करने के लिए समाज के द्वारा ही सारे प्रबंध किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समाज एक बड़ा सर्किल है और समाज के ऊपर ही ये सारा दायित्व है कि वो किस प्रकार के विद्यालय की स्थापना करता है, वहाँ शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार से नीतियों को बनाता है ताकि उस शिक्षा का फलाफल समाज के ऊपर वापस पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और टॉपिक हमारा अगला है विद्यालय क्या है। ठीक है, तो विद्यालय क्या है। विद्यालय को हम लोग जैसा कि जानते हैं, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो विद्या जोड़ आलय होता है। ठीक है, विद्या जोड़ आलय यानी कि विद्या का घर, वैसा घर जहां हम आकर के विद्या ग्रहण करते हैं, वो हमारा विद्यालय होता है। विद्यालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे स्कूल कहते हैं। इस स्कूल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा का एक वर्ड है स्कोला, या स्कोले भी कभी कभी लिखा जाता है। तो इस शब्द से स्कूल की उत्पत्ति हुई और इसका मतलब क्या होता था, स्कोला का मतलब क्या होता था, तो ग्रीक में स्कोला का मतलब होता है अवकाश का समय, अवकाश का समय मतलब छुट्टी का समय। ठीक है, और ये शब्द से स्कूल कैसे बन गया, स्कूल में तो छुट्टी होती नहीं है, केवल संडे के दिन छुट्टी होती है या फिर जो पर्व त्यौहार आते हैं, बाकी सब दिन बच्चों को जाना होता है, शिक्षकों को जाना होता है। तो फिर ये अवकाश का समय कैसे कहलाया, ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं। ठीक है, परस्पर विरोधी शब्द हैं। देखिए ग्रीक में क्या होता था, ग्रीक के जो बहुत पुराने समय की बात है, वहाँ के जो बुजुर्ग लोग रहते थे, वे कभी छुट्टी में जब बैठे रहते थे तो अपने जो छोटे बच्चे थे या युवा लोग थे, उनको बैठा करके जो कुछ उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा, जो कुछ उन्होंने अपने अनुभव से सीखा, वो उन बच्चों को बताते थे, छोटे जवान लोगों को बताते थे। ठीक है, जो उनसे जूनियर थे। तो सीनियर लोगों का ये काम था कि कभी छुट्टी के दिन वे बैठ करके अपने गांव वालों को अपनी संस्कृति की शिक्षा दिया करते थे। छुट्टी के दिन ही अक्सर ये होता था। ठीक है, बाकी कामकाज के दिन में लोग अपने अपने काम में लगे रहते थे और जिस दिन अवकाश होता था वे उसी दिन इस प्रकार की व्यवस्था करते थे और एक सभा टाइप का चला करता था। अब धीरे धीरे ये सभा जो है एक नियमित रूप से नियमित प्रक्रिया के अंतर्गत आ गई और नियमित रूप से ये सभाएं चलने लगी। अब ये वहाँ के लोगों को ये एहसास हुआ कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम लोग जो जान रहे हैं उसे अपने छोटे छोटे बच्चों को बताने के लिए एक नियमित रूप से एक व्यवस्था शुरू कर दी जाए। और वहीं से स्कूल शब्द उत्पन्न हुआ और एक ऐसी संस्था बनाई गई, एक ऐसा भवन बनाया गया जहाँ पर आकर के बड़े बुजुर्ग बैठेंगे और छोटे छोटे बच्चे जो आएंगे वो उनको वो सारी बातें सिखाएंगे जो उन्होंने अभी तक सीखी हुई हैं। और फिर ये परंपरा आगे चल निकली और इसी प्रकार से स्कूल शब्द अस्तित्व में आ गया और वो भवन, वह स्थान जहाँ पे पहले ऐसे ही अवकाश के दिनों में लोग कुछ बातचीत कर लिया करते थे, अब नियमित रूप से एक स्कूल सिस्टम के अंतर्गत आ गया और वो स्कूल कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये इसकी हिस्ट्री थी। अब हम समझेंगे आगे कुछ
महत्वपूर्ण चीज़ों को समझ लेते हैं कि विद्यालय के बारे में अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखिएगा। तो देखिए, विद्यालय हमारे समाज की एक ऐसी संस्था है जो हमारे समाज में औपचारिक शिक्षा व्यवस्था को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने का एक माध्यम है। औपचारिक शिक्षा प्रदान करने का एक माध्यम है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि विद्यालय हमारे समाज की वह संस्था है जो हमारे समाज को औपचारिक शिक्षा प्रदान करती है। ठीक है, यह औपचारिक शिक्षा प्रदान करने का माध्यम है। अब यहाँ पे आप कहिएगा कि औपचारिक शिक्षा क्या है, इसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। तो औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया कि शिक्षा के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहला है औपचारिक है, दूसरा है अनौपचारिक है, ठीक है, और तीसरा है निरौपचारिक। क्या है? निरौपचारिक। अगर इनकी अंग्रेजी की बात करें तो ये फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल, और अनौपचारिक में आप नन लगा दीजिए, नन फॉर्मल हो जाएगा, और निरौपचारिक में इनफॉर्मल लगा दीजिए, इन लगा दीजिए, तो ये निरौपचारिक हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मल, अनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। और यहाँ पे औपचारिक शिक्षा की हम बात करेंगे तो औपचारिक शिक्षा क्या है? तो जब आप किसी संस्था के अंतर्गत एक समयबद्ध रूप में, एक कालबद्ध रूप में एक पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम को आप ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, तो वहाँ पे औपचारिक शिक्षा वो कही जाती है। जैसे स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, ये औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक टाइम टेबल के अनुसार, यहाँ पे हमारा टाइम टेबल होता है। ठीक है, टाइम टेबल होता है, प्लस आपका एक करिकुलम होता है। ठीक है, करिकुलम होता है, फिर इस करिकुलम के अंतर्गत सिलेबस हमारा निर्धारित होता है। सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, उन सब्जेक्ट्स को हमें पढ़ना होता है, सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा एक कालखंड, एक पीरियड निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसका एक पीरियड भी होता है। औपचारिक शिक्षा कब से कब तक प्राप्त कर लेनी है ना। जैसे कि पहले हमारा अभी वर्तमान तक यही है 10+2+3 का है। अब NEP 2020 के बाद क्या हो जाएगा, 5+3+3+4 का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का पीरियड हो जाएगा। ठीक है, समयावधि हो जाएगी। तो यहाँ पे औपचारिक शिक्षा में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो उसको कहते हैं औपचारिक शिक्षा। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा रामानुजम का। रामानुजम हमारे भारत के एक महान गणितज्ञ थे। तो रामानुजम ने 12वीं कक्षा तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, और इसके आगे की शिक्षा इन्होंने औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं की, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन नहीं हुआ। फिर भी इन्होंने मैथ्स के ऊपर बहुत सारे थ्योरम अपने दिए। तो इनके आगे के एडमिशन नहीं होने के पीछे सबसे जो बड़ी वजह थी वो थी कि केवल इनका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग था। इस मैथ में तो उनका 100 में 100 आता था, बाकी के विषय उनके कमज़ोर पड़ गए। बाकी के विषय पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वो मैथ की दुनिया के व्यक्ति थे, वो अपने आप को मैथ में ही मशगूल रखते थे। तो इस वजह से उनके आगे की शिक्षा जारी नहीं रह पाई, और हम लोग कह सकते हैं कि उनकी जो औपचारिक शिक्षा हुई वो केवल 12वीं तक ही हुई। लेकिन उनके जो थ्योरम थे वो PhD के स्टूडेंट को भी हिला देते हैं। तो औपचारिक शिक्षा का मतलब आप लोगों ने समझ लिया। अनौपचारिक शिक्षा, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, तो अगर कोई व्यक्ति अपने अनुभव से वातावरण से किसी भी समय अवधि में, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, किसी भी समय में अगर वह कुछ सीखता है, ठीक है, और इसमें सीखने का कोई सिलेबस नहीं है, सिलेबस इसमें नहीं होगा, इसका कोई करिकुलम नहीं है, ठीक है,
अनौपचारिक शिक्षा का कोई सिलेबस नहीं, अनौपचारिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कोई करिकुलम नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, जब मन करे तब आप सीख लीजिए कोई भी चीज़। और साथ ही सीखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो सिखाने वाला व्यक्ति है वो आपसे सीनियर ही होगा। औपचारिक शिक्षा में ज़रूरी है कि सिखाने वाला व्यक्ति आपसे सीनियर होगा, हालांकि बहुत जगह ज़रूरी नहीं भी है, ठीक है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ये ज़रूरी नहीं है कि सिखाने वाला व्यक्ति आपका सीनियर ही हो, आप अपने जूनियर से भी कुछ चीज़ सीख सकते हैं। तो इसको कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। और एक निरौपचारिक शिक्षा है। निरौपचारिक शिक्षा जो है वह औपचारिक शिक्षा का लचीला माध्यम है, ठीक है। जैसे हम ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें, ठीक है, डिस्टेंस मोड में पढ़ाई करें, तो इसको हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसमें आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, इसमें पाठ्यक्रम तो है लेकिन उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, ठीक है। पढ़ाई आप कर रहे हैं लेकिन उसका कोई निर्धारित स्थान नहीं है कि यहीं पे जाकर के आपको पढ़ना है। आप घर में भी पढ़ सकते हैं, ट्रेन में चलते हुए आप सफ़र करते हुए पढ़ सकते हैं, तो वो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो हम विद्यालय के बारे में क्या कहेंगे कि विद्यालय हमारे समाज की वह संस्था है जो हमें औपचारिक शिक्षा प्रदान करती है, ठीक है। चलिए, अब है विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व। हमारे लिए विद्यालय की क्या आवश्यकता है और इसका क्या महत्व है। तो आवश्यकता एवं महत्व पर आप आसानी से लिख सकते हैं और इसमें हम कुछ पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। विद्यालय की आवश्यकता हमारे क्यों है, तो सबसे पहला है कि समाज में शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। अभी हम आवश्यकता लिख रहे हैं, ठीक है। आवश्यकता में पहला पॉइंट, जब तक हमारे समाज में विद्यालय नहीं होगा तो शिक्षा सभी बच्चों को कैसे उपलब्ध हो पाएगी। तो समाज में शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, समाजीकरण के लिए। अभी हम लोगों ने देखा कि विद्यालय जो है वो समाजीकरण का एक प्रमुख अंग है, ठीक है। विद्यालय समाज का मस्तिष्क होता है, तो विद्यालय समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए यह समाजीकरण के लिए आवश्यक है। तीसरा हम लिख सकते हैं सांस्कृतिक मूल्यों को भावी पीढ़ियों को हस्तगत करने के लिए, ठीक है, इसकी आवश्यकता है। सांस्कृतिक मूल्यों को हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे भावी पीढ़ियां हैं, उन तक पहुंचाने के लिए विद्यालय की आवश्यकता है। चौथा लिख सकते हैं हम सांस्कृतिक प्रवाह बनाए रखने के लिए। पांचवा लिख सकते हैं समाज के वंचित समूह के लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, ठीक है, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। तो ये कुल मिलाकर के 5 पॉइंट हम बना सकते हैं और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप 5 पॉइंट बना करके आंसर लिखिएगा, अच्छे मार्किंग आपको मिल जाएंगे।
उसमें नंबर कटने की संभावना कम रहेगी। आप जब भी आंसर करें तो कोशिश करें कि पॉइंट वाइज ही आंसर दें, ठीक है। तो और प्रत्येक पॉइंट को थोड़ा सा इलाबोरेट भी कर देना है। जैसे समाज के वंचित समूहों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, तो जब तक हम विद्यालय की स्थापना अपने समाज के अंदर नहीं करेंगे तो वैसे लोग जो हमारे समाज में पिछड़े हुए हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, जो शिक्षा से काफ़ी दूर हैं, काफ़ी कटे हुए हैं, तो वे हमारे शिक्षा की मुख्य धारा में तभी जुड़ पाएंगे जब हम विद्यालय की स्थापना वैसे समूहों के बीच करें। और आरटीई एक्ट ने इसी के लिए प्रत्येक 1 किलोमीटर रेडियस के बसावट में एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना का उद्देश्य निर्धारित किया। इसके बाद हम महत्व भी उसी प्रकार से इलाबोरेट कर सकते हैं। विद्यालय का महत्व क्यों है? तो सांस्कृतिक प्रवाह बनाए रखने में इसका महत्व है। संस्कृति के निर्माण में शिक्षा के नवोन्मेषण हेतु विद्यालय का महत्व है। पहला पॉइंट आप बना दीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आगे रखेंगे। शिक्षा के नवोन्मेषण हेतु विद्यालय का महत्व है, क्योंकि विद्यालय वह स्थान है जहाँ छोटे बच्चे एवं शिक्षक मिलकर के शिक्षा में नवोन्मेषण करते हैं, यानी कि नए नए अन्वेषण करते हैं, नए नए खोज करते हैं, ठीक है, नए नए चीज़ों को ढूंढते हैं, नए नए थ्योरीज लाते हैं, ठीक है। तो नवोन्मेषण का मतलब हो गया नवाचार, नया खोज, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं सांस्कृतिक प्रवाह कायम रखने के लिए। आवश्यकता और महत्व दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सांस्कृतिक प्रवाह कायम रखने के लिए इसका महत्व है, विद्यालय का महत्व है ना। चूँकि विद्यालय समाजीकरण का एक प्रमुख घटक होता है। यहाँ समाज के विभिन्न वर्गों से बच्चे आते हैं, शिक्षक आते हैं, जो आपस में एक विविधतापूर्ण सामाजिक परिदृश्य का निर्माण करते हैं। और यह परिघटना जो है, यह अनुभूति जो है आने वाली पीढ़ियों तक हस्तगत होते चलती है। और यह प्रक्रिया जो है वो सांस्कृतिक प्रवाह को कायम रखने के लिए ज़रूरी होती है। तो इसके लिए विद्यालय का महत्व है ना। तो इस प्रकार से विद्यालय की आवश्यकता है वह महत्व। इसके ऊपर देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का जो आपका शब्द सीमा है वो 75 से 100 शब्द है, ठीक है। और जब आप 5 पॉइंट आवश्यकता, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट महत्व में दे देंगे तो निश्चित रूप से आपका 100 शब्द क्रॉस कर जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व को रेखांकित करते चलेंगे। आगे हम पॉइंट कुछ लेते हैं। विद्यालय एक सामाजिकरण अभिकरण है। विद्यालय एक सामाजिक अभिकरण है, ठीक है। सामाजिक अभिकरण मतलब समाज में एक ऐसा माध्यम है जो सामाजिक मूल्यों को, समाज की सांस्कृतिक विरासतों को आने वाले पीढ़ियों तक हस्तगत करता है। टीएम ग्रीन ने कहा है कि विद्यालय समाज का मस्तिष्क होता है। विद्यालय क्या होता है? समाज का मस्तिष्क होता है। विशेष रूप से यह एक सोचने वाली संस्था है, ठीक है, जो समाज की अन्य संस्थाओं को सोचने की प्रक्रिया में नेतृत्व और निर्देशन प्रदान करता है। तो यह कथन टीएम ग्रीन का है, याद रखेंगे इसको। अब आगे है कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विद्यालय के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो ये भी पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनसे सवाल बराबर पूछे जाते रहे हैं। तो देखिए, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विद्यालय के प्रमुख कारकों में सबसे पहला है विद्यालय का संगठन। और विद्यालय संगठन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें कौन कौन सी आती हैं? एक तो है उसका भौतिक स्थिति। विद्यालय का भौतिक स्थिति क्या है, इसमें भौतिक संगठन आ जाएगा, फिर मानव संसाधन आ जाएगा, फिर शैक्षिक संरचना के अंतर्गत जो विद्यालय के वर्ग कक्ष हैं, उसके अलावा पुस्तकालय है, लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला जिसको कहते हैं, तो लेबोरेटरी है। ये सारे जो विद्यालय संगठन के अंग हैं। साथ ही विद्यालय शिक्षा समिति भी इसका एक अंग है। तो कुल मिलाकर के एक विद्यालय का निर्माण करते हैं। और खेल का मैदान भी इसमें शामिल कर सकते हैं, विद्यालय संगठन में ही निश्चित रूप से आ जाएगा। तो भौतिक संसाधन में ही वो मुख्य रूप से जुड़ा हुआ रहेगा। भौतिक संसाधन में देखिए, भौतिक संसाधन में वर्ग कक्ष आ जाएगा और आपका खेल का मैदान आ जाएगा, भौतिक संसाधन में आ जाएगा। मानव संसाधन में शिक्षक समुदाय, छात्र और विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य एवं विद्यालय में कार्यरत अन्य कर्मी,
ये मानव संसाधन में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद एक प्रशासनिक ढांचा भी होता है जो विद्यालय के संचालन को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए उसका बराबर अनुश्रवण करता है, मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं, मॉनिटरिंग किया जाता है कि जो भी विद्यालय में जो गतिविधियां चलनी चाहिए वो समय सारणी के अनुसार चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं। तो विद्यालय संगठन समाजीकरण को प्रभावित करता है। अगर विद्यालय संगठन अच्छा नहीं होगा तो निश्चित रूप से विद्यालय का स्वरूप थोड़ा सा गड़बड़ होगा और वहाँ पे समाजीकरण की प्रक्रिया थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव वाली होगी। उसके बाद है विद्यालय की वैचारिकी। वैचारिकी का मतलब हो गया कि विद्यालय किस प्रकार का विचार प्रस्तुत कर रहा है, यहाँ पे सांस्कृतिक सद्भाव है या फिर नहीं है। हमारे विद्यालय में विविधतापूर्ण वातावरण को समझने के लिए माहौल तैयार किया गया या फिर नहीं किया गया। तो विद्यालय के वैचारिकी में ये सारी चीज़ें आती हैं जो समाजीकरण को प्रभावित करती हैं और निश्चित रूप से बच्चों के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं। शिक्षण अधिगम दर्शन, तो हमारे विद्यालय की रूपरेखा किस प्रकार से है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी बहुत सारे स्कूल में इस प्रकार का रंग रोगन किया गया है जो बहुत ही आकर्षक है और बच्चों को काफ़ी रुचिकर लग रहा है। साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो ए फॉर एप्पल का ड्राइंग आपको मिल जाएगा दीवारों के ऊपर। सौरमंडल के जो चित्र होते हैं वो आपको दीवारों पे उकेरे हुए मिल जाएंगे। पार्ट्स ऑफ बॉडीज मिल जाएंगे। तो वो शिक्षण अधिगम दर्शन को संदर्भित करता है। और आप लोगों ने देखा होगा क्लास 1-2 के कक्षा में आप जब जाइएगा तो उसमें टेबल भी लिखा हुआ रहता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी के चित्र बनाए हुए रहते हैं। तो वो सब शिक्षण अधिगम दर्शन के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती है। विद्यालय का जो पुस्तकालय है, बहुत सारे विद्यालय में पुस्तकालय भवन नहीं है, लेकिन पुस्तकालय के लिए बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं ताकि बच्चों को उन पुस्तकों के माध्यम से विविध चीज़ों का ज्ञान हो। तो वो सब शिक्षण अधिगम दर्शन के अंतर्गत चीज़ें आती हैं और ये भी समाजीकरण को प्रभावित करती हैं। इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण घटक है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो है शिक्षक। सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो वो है शिक्षक। ठीक है। सारी चीज़ें अगर विद्यालय में अच्छी हैं और शिक्षक अगर विद्यालय में नहीं है तो फिर इन सभी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, कोई मोल नहीं है ना। क्योंकि शिक्षक वह माध्यम है जो बच्चों से सीधे कनेक्टेड होता है। और अगर बाकी की जो संसाधन है जिसकी हम बात करते हैं वो अगर कम भी हैं, आवश्यकता के अनुरूप नहीं भी है, और अगर शिक्षक हैं तो काम चल जाता है। क्योंकि शिक्षक के पास वो टैलेंट होता है, वो काबिलियत होती है कि वो अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें दे सकें जो उन्हें देनी है। तो कम संसाधन में भी शिक्षक काम करते हैं और कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, क्योंकि देखिए शिक्षक की बहुत सारी भूमिकाएं, और पिछले क्लास में हमने इसके ऊपर पॉइंट वाइज आपको नोट भी करवा दिया था कि शिक्षक की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो क्या क्या है। तो एक प्राइमरी क्लास की बात करें, प्राइमरी क्लास में तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कार्य है शिक्षक का कि बच्चों से उसकी मातृभाषा में बात करें। ठीक है। जब आप बच्चों से उसकी मातृभाषा में बात करेंगे तब बच्चे को लगेगा कि ये भी हमारे बीच के ही हैं और आपकी और छात्रों की जान पहचान बढ़ेगी। वे आपस में आप उनमें और वे आप में घुल मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लिख सकते हैं शिक्षकों के लिए कि गतिविधि आधारित एवं खेल विधि से शिक्षण कराएं। ठीक है। गतिविधि आधारित एवं खेल विधि से शिक्षण कराएं ताकि बच्चे जो हैं उसमें ज़्यादा रुचि लें और ज़्यादा आसानी से कठिन चीज़ों को भी सीखते चलेंगे। तो शिक्षक की तो बहुत सारी भूमिकाएं हैं और इसके ऊपर पिछले क्लास में भी डिटेल से चर्चा कर दी गई है। आगे देखिए, अगला पॉइंट हमारा है विभिन्न सामाजिक समूहों और जातीय परंपराओं से आए हुए विद्यार्थी। ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी अलग पृष्ठभूमि होती है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो सकता है। हमारे समाज में तो विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय के लोग मिलजुल करके रहते हैं, तो वह अलग अलग सामाजिक समूह से आ सकता है, अलग जातीय परंपरा से आ सकता है। ठीक है। और ये सभी मिलकर के विविधतापूर्ण परिवेश का निर्माण करते हैं, तो जहाँ पे समाजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसके बाद है पाठ्यक्रम।
पाठ्यक्रम भी किस प्रकार से बनाया जाता है वह भी निश्चित रूप से समाजीकरण को प्रभावित करता है। पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो विद्यार्थी के लिए उपयुक्त नहीं है। अभी तक देखा गया है कि हमारी जो पुरानी शिक्षण पद्धति है उसमें पाठ्यक्रम के बहुत सारे ऐसे हिस्से मान करके चलिए कि 80% हिस्से ऐसे हैं जिसका उपयोग दैनिक जीवन में नहीं होता है। विद्यार्थी उसको सीखते नहीं हैं, रटते हैं, रट्टा मार मार करके याद कर लेते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में उसके 80% भाग का उपयोग ही नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद शिक्षण विधियां हैं। शिक्षण विधियों में आप शिक्षक के द्वारा किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है वो भी समाजीकरण को प्रभावित करता है। कुछ शिक्षक होते हैं जो कक्षा में जा कर के बच्चों को सीधे डांटने लग जाते हैं। अगर कोई शोरगुल कर रहा है तो डांट करके, पीट करके चुप करा देते हैं। और जो कुछ पढ़ाते हैं और अगर बच्चे याद नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो उसके लिए भी पिटाई होती है। तो ये जो शिक्षण विधियां हैं वो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, विद्यालय का अनुशासन। विद्यालय में किस प्रकार का अनुशासन है वह भी बच्चों को समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रभावित करता है। विद्यालय में अनुशासन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे समय पालन। ठीक है, समय पालन। उसके बाद आज्ञा पालन, आज्ञा पालन। उसके बाद सहयोग की भावना, सहयोग की भावना। ये सब विद्यालय अनुशासन के अंग हैं, है ना। अगर विद्यालय में समय से सारी प्रक्रियाएं होती हैं, बच्चे समय से आते हैं, शिक्षक समय से आते हैं, ऑब्वियसली बच्चे जो हैं वो शिक्षकों का अनुकरण करते हैं, तो समय पालन बहुत ज़रूरी है। आज्ञा पालन, ये बच्चों में आदत डालनी, प्राइमरी क्लासेस से आज्ञा पालन की आदत डालनी बहुत ज़रूरी है। सहयोग की भावना का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे एक दूसरे को सहयोग करें। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और क्रीड़ा क्रियाओं के आयोजन की व्यवस्था और प्रति छात्र सहभागिता के अवसर। हम अपने विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अवसर पर बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। और इन कार्यक्रमों में बच्चे जब भाग लेते हैं तो निश्चित रूप से उनके अंदर बहुत कुछ सुधार देखने को मिलता है, या बहुत ऐसे जो क्षेत्र हैं जो अभी तक अनछुए थे उनका विकास देखने को मिलता है। जैसे कोई भी छात्र गायन में भाग ले रहा है तो वहाँ पे म्यूजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। कोई छात्र नाटक में भाग ले रहा है तो उसकी जो अंदर की कला है अभिनय करने की वह उभर करके आ रही है। तो जब छात्र सहभागी होगा तो निश्चित रूप से उसका समाजीकरण प्रभावित होगा। इसके बाद है विद्यालय द्वारा प्रयुक्त संप्रेषण के साधन और भाषा। और इसके बाद है मध्याह्न भोजन योजना, जिसको हम लोग MDM कहते हैं, मिड डे मील। तो मिड डे मील के अंतर्गत बच्चों को दोपहर के समय भोजन कराने की व्यवस्था होती है। और यह व्यवस्था 1995 में प्रारंभ हुई थी तमिलनाडु से, और इसके जो प्रवर्तक के रूप में आप कह सकते हैं M कालराज इसके प्रवर्तक थे। 1995 में इसकी शुरुआत हुई। 2005 से ये पूरे देश में लागू हुआ। ठीक है। 2005 से पूरे भारत में MDM योजना लागू की गई और इसके तहत 1 to 5 एवं 6 to 8 के बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। और इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे 1 to 5 के बच्चों को 100 ग्राम चावल, 6 to 8 के बच्चों को 150 ग्राम चावल। ठीक है। इस प्रकार से चावल निर्धारित किया गया है। उसी तरह से दाल भी है, 20 ग्राम 25 ग्राम करके है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, छोटी छोटे मात्रा में है, लेकिन एक सामूहिक रूप से जब भोजन बनता है तो वो सभी बच्चों के लिए पर्याप्त हो जाता है। लेकिन इसमें इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है। पॉजिटिव इफेक्ट इसका क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि इससे बच्चों की उपस्थिति में सुधार हुआ है, बच्चे विद्यालय आने लगे हैं। और इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है। नेगेटिव इफेक्ट ये है कि विद्यालय की पढ़ाई व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है
और अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो एमडीएम के सपोर्ट में मैं नहीं हूँ, क्योंकि इससे पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित होती है और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य करना पड़ता है। एमडीएम संचालित करने के लिए जो एचएम होते हैं मुख्य रूप से उनको तो जिम्मेदारी है ही, उसके साथ साथ विद्यालय के अन्य शिक्षक भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके अंदर, जलावन की आपूर्ति करने में, बहुत सारे सामान लाने में। गांव देहात में जो विद्यालय अवस्थित हैं वहाँ तो और ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि नज़दीक में सामान मिलता नहीं, दूर से मंगाना पड़ता है। तो शिक्षकों को उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है, जिससे शिक्षण व्यवस्था जो है वो बुरी तरह प्रभावित होती है। चलिए, ये सारी चीज़ें थी विद्यालय के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब हम एक लास्ट टॉपिक लेंगे कि विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव है कैसे। देखिए, जब आप एनसीएफ के डॉक्यूमेंट को पढ़िएगा, एनसीएफ 2005 को पढ़िएगा, तो एनसीएफ 2005 में 5 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हुए हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से हमें शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखना है। इसके लिए 5 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हुए हैं। उसमें पहला जो सिद्धांत है वो है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम जो अपने स्कूल में बच्चों को सिखा रहे हैं, तो जो सिखाने वाली विषय वस्तु है, वह विषय वस्तु उनके दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कुछ वे अपने घर में सीख करके आते हैं, अपने पर्यावरण में सीखते हैं, ठीक है, तो विद्यालय में हम उसी से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के उसको सिखाएंगे, सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर ये ज्ञान में गहरा जुड़ाव है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे बाहर में विद्यालय आने से पूर्व सीख चुके होते हैं, ठीक है। जैसे भाषा का ज्ञान, ठीक है, भाषा का ज्ञान वो बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके होते हैं। आपके विद्यालय में आने से पूर्व वे अच्छी तरह बोलना जान जाते हैं, ठीक है, भले पढ़ना नहीं जाने लेकिन बोलने की कला उनमें आ जाती है। तो भाषा का ज्ञान उनमें हो चुका होता है। वस्तुओं का अस्थायित्व हो चुका होता है, वस्तुओं का अस्थायित्व का गुण आ जाता है। अब ये वस्तुओं का अस्थायित्व गुण क्या है? जिस चीज़ को हमने एक बार देख लिया, दूसरी बार भी देखेंगे तो पहचान जाएंगे, ये होता है वस्तुओं का अस्थायित्व, ठीक है। और वो उस अवस्था में विद्यालय आते हैं जब उनमें बहुत सारी वस्तुओं का अस्थायित्व हो चुका होता है। जब आप उनको चित्र दिखाइएगा, आम का चित्र दिखाइएगा तो बताएंगे कि ये आम है, ठीक है, किताब का चित्र दिखाइएगा तो बताएंगे कि किताब है। तो ये वस्तुओं का अस्थायित्व हुआ। कुछ संरक्षण का गुण भी उनमें आ जाता है, पूरी तरह से नहीं आता, हल्का फुल्का संरक्षण का गुण भी आ जाता है, ठीक है। संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें वो याद रखने की क्षमता रख पाते हैं और सामने देख करके उसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे 2 गिलास लेंगे, एक पतला बर्तन है और एक चौड़ा बर्तन है, दोनों कांच का है, और इसमें पानी यहाँ तक डाला हुआ है और इसमें पानी यहाँ तक डाला हुआ है। अब बच्चा अगर देख करके बता रहा है कि पानी किसमें ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसमें संरक्षण का गुण आ चुका है, ठीक है। और 6 वर्ष की अवस्था तक संरक्षण का गुण हल्का फुल्का आ जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि जब विद्यालय में बच्चे पहुँचते हैं, उनकी आयु 6 वर्ष की हो जाती है, और 6 वर्ष की अवस्था में जब बच्चे आते हैं तो अपने साथ बहुत सारे अनुभव लेकर के आते हैं। उनके साथ बहुत सारा अनुभव होता है, वो भाषा सीख करके आते हैं, वो वस्तु का स्थायित्व गुण लेकर के आते हैं। तो अब जब हम बच्चों को पाठ्यक्रम की बातें बताएंगे, तो पाठ्यक्रम की जो बातें होंगी वह उनके दैनिक जीवन से अगर जुड़ी हुई होंगी तो वो चीज़ें उनको समझ में बहुत ज़्यादा आएंगी और अच्छे से आएंगी, ठीक है। तो पाठ्यक्रम की जो चीज़ें हैं वो उनके दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, दैनिक जीवन से
जुड़ी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर ज्ञान में गहरा जुड़ाव होता है, क्योंकि विद्यालय के जो पाठ्यक्रम होते हैं वह बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी चीज़ों से सम्मिलित होते हैं, उसमें समाहित होते हैं। साथ ही विद्यालय का जो परिवेश होता है वह सामाजिक परिवेश से मेल खाता है, मिलता जुलता है। विद्यालय में जो बच्चे हैं उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो समाज का द्योतक होता है। समाज में जिस प्रकार के लोग हैं विद्यालय में उसी प्रकार के लोग आए हुए हैं, यानी कि विद्यालय में वही परिवेश देखने को मिल रहा है जो समाज में है, जो विद्यालय के बाहर है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा समान हैं, एक रूप हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान की जो परंपरा है तो विद्यालय में समाज से जुड़ी हुई परंपराएं उसमें शामिल हैं, यानी कि विद्यालय और समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अंतः संबंधित है। और इस प्रकार से विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर के ज्ञान में भी गहरा जुड़ाव है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था और ये दूसरा टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो गया है। आगे के क्लास में हम लोग इसके अगला टॉपिक को देखेंगे जो कि है विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, और यहाँ पे हम बहुत सारे डिटेल से बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। और इसके साथ साथ मैं तीसरा टॉपिक भी ले लूँगा, शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय, क्योंकि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया इसमें भी थोड़ी बहुत शामिल है और इसके पीछे के क्लासेस में भी हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसको ज़्यादा डिस्कस अब नहीं करेंगे। तीसरा टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा और इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके हमें बताएंगे, और अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप हमें कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।